हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होता क्या है पहले ये समझते हैं, यानी कि इंटीग्रल का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, निकाल सकते हैं, ईजी है। स्क्वायर का एरिया निकालिए, सर्किल का एरिया निकालिए, इस तरीके से आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। जिन फिगर्स के एरिया के फॉर्मूले आपको पता है उनके एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी के बजाय आपसे पूछूं कि आप एरिया निकाल के दिखाइए इस फिगर का, ठीक है, ये एरिया निकाल के दिखाना है आपको। इसके लिए कोई फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला था, सर्किल के लिए था, ट्रायंगल के लिए था, लेकिन क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? आप एरिया निकाल सकते हैं इसका? ठीक है, नहीं आएगा ना एरिया, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इस टाइप के कर्व का। या देख लीजिए, मान लो ये कर्व है, आपको इसका एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं? कोई फॉर्मूला है इसका? नहीं है ना। तो जब इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है एरिया निकालने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल्स का। इंटीग्रल का यूज़ करके हम इस टाइप के फिगर्स का एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एरिया किस तरीके से निकाला जाता है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसको साफ कर देते हैं। आप देखिए, जैसे ये कर्व है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको, इस कर्व का एरिया निकालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल्स का यूज़ इस तरीके से करते हैं कि देखिए एक स्ट्रिप ले लेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली, ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली मैंने इसकी, और इस स्ट्रिप को मैं फाइंड करूंगा इसका एरिया। मैंने मान लिया कि ये एक स्ट्रिप जो है वो किस फॉर्म में, देखो अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल जैसी ही है। तो अब इसका एरिया निकालने जा रहे हैं अगर हम, तो इसकी चौड़ाई को हमने मान लिया, ब्रेड्थ जो है इसकी विड्थ को क्या मान लिया, dx, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये चौड़ाई, तो इसको मान लिया dx मैंने। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया किससे निकलता है, l इंटू बी, विड्थ को मैंने dx मान लिया, तो इसकी जो लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी। अब ये लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x है, क्योंकि ये जो कर्व होगा इसकी कोई ना कोई इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, तो जैसे मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई ना कोई फंक्शन का कर्व होगा ये। तो आप देखिए x के लिए ये एफ एक्स क्या होगा, y, ये यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या होगी, y होगी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिप की जो लेंथ है वो क्या हो गई, y हो गई। अब आप इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का क्या निकालिए, एरिया। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, जैसे मैं dA लिख देता हूँ उसको, स्ट्रिप का एरिया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया। तो dA इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि y इंटू डी एक्स, ठीक है। ये एरिया किसका हो गया, एक स्ट्रिप का। अब आपने इसमें देखिए ये x इक्वल टू ए है, ये लाइन जैसे ये y के पैरेलल है, तो x इक्वल टू ए टाइप की, और ये x इक्वल टू बी, ये लाइन है x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी। अब आपको एरिया निकालना था। अब ये स्ट्रिप्स कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ जाके ख़त्म होंगी, यहाँ से। लिमिट क्या हुई इन स्ट्रिप्स की, लिमिट यानी कि स्टार्टिंग स्ट्रिप्स की होगी यहाँ से। इंटीग्रेट किया आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक की स्ट्रिप्स को, इंटीग्रेट का मतलब सारी स्ट्रिप को कलेक्ट करके उनका एरिया का सम निकाल दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इंटीग्रेशन, यानी कि सारी स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट किया। अब कहाँ से कहाँ तक किया, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए से बी तक, ठीक है ना। अब एक स्ट्रिप का एरिया क्या था, y इंटू डी एक्स, तो सारी स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, ए से लेके बी तक, तो ये सारी स्ट्रिप्स का क्या निकल के आ गया, एरिया, ठीक है ना। एरिया इक्वल टू हो गया, एक स्ट्रिप का एरिया अभी हमने निकाला था, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या था, y इंटू डी एक्स था। तो अब कितनी स्ट्रिप्स हैं ऐसी, ए से लेके और बी तक, देखिए ए से बी तक, ठीक। तो अब जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ निकल के, यानी कि जैसे मान लो इंटीग्रेशन करके एफ ए आ गया,
एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे ना, इंटीग्रेशन कर दिया, मान लो एफ एक्स आया कैपिटल एफ एक्स और लिमिट पुट कर दी एफ बी माइनस एफ ए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी कर्व के अंडर एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन का यूज़, अब जैसे ये इस टाइप का नहीं है, ये आ गया मान लो एक कर्व ऐसे करके है, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस कर्व की जो इक्वेशन होगी, अब ज़रूरी नहीं है ना फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हो, ऐसे भी तो हो सकता है x इज इक्वल टू एफ वाई, ये फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई है। तो अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो आप इसको क्या करेंगे, अब स्ट्रिप को ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल ही लिया जाए यार क्वेश्चन में, अब स्ट्रिप कैसे लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। ठीक है, और जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ फिर ये देखो चौड़ाई जो विड्थ जो है इसकी वो डी वाई लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ डी एक्स ली थी क्योंकि एक्स के अलोंग थी, अब यहाँ वाई के अलोंग है, इस वजह से इसको क्या ले लेंगे डी वाई, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी अब एक्स। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालें तो क्या निकलेगा एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेट होंगी, अब इनकी इक्वेशन चाहिए आपको, यानी कि ये स्ट्रिप्स कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ जाके ख़त्म होंगी, उन सभी स्ट्रिप्स को तो इंटीग्रेट करोगे आप। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी इक्वेशन मान लो y इक्वल टू ए है और इसकी y इक्वल टू बी है, तो वही तरीका अब यूज़ होगा, इंटीग्रेशन a से b, यानी कि लिमिट्स जो हैं वो a से लेके b तक जाके ख़त्म हो जाएंगी स्ट्रिप्स आपकी। ठीक है, ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, और ये x, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a से b, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ वाई डी वाई, बस इंटीग्रेशन करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, उस कर्व के अंडर में जो एरिया आएगा उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यूज़ है इंटीग्रेशन का, कि आप इंटीग्रेशन को यूज़ करके कैसे किसी भी टाइप के कर्व का एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, अब मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, अब जैसे आपको एरिया निकालना है किसी सर्किल का, जैसे सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक सर्किल है और इसका एरिया फाइंड करना है आपको। तो एरिया निकालने के लिए देखिए पहले सर्किल का कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कॉनिक सेक्शन में जो कर्व आते हैं, यानी कि स्पेशली सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स, इनकी इक्वेशनें किस टाइप की होती हैं और इनके कर्व किस टाइप के ड्रॉ होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। तो उनको आपको आना चाहिए कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इनके बारे में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये सर्किल देखिए ए जो है वो यहाँ पर क्या होगी रेडियस, स्टैंडर्ड फॉर्म देखें अगर सर्किल की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है इक्वेशन। तो ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए आपको निकालना है एरिया इस सर्किल का। तो तरीका मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या करते हैं, स्टेप लेंगे और लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक के पार्ट का एरिया निकालना है आपको। तो इस पूरे सर्किल का एरिया अगर फाइंड करना है आपको, तो आपको पता है कि ये चारों पार्ट कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। जो एरिया इसका होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका। ठीक है, तो अगर आप केवल एक पार्ट का एरिया निकाल लें, केवल एक पार्ट का, इस वाले पार्ट का अगर मैं एरिया निकाल लेता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो इस वाले पार्ट का अगर मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ और उसमें 4 का क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, तो मुझे इस पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एरिया निकालने के लिए इसमें क्या ले ली, एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, ये स्ट्रिप, ठीक, इसकी चौड़ाई को अभी मैंने क्या बताया था, विड्थ को क्या मान लिया dx, और लेंथ इसकी क्या हो गई y हो गई। ठीक, तो अब देखिए एक स्ट्रिप का एरिया तो हो गया y इंटू डी एक्स एल इंटू बी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि जो स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ ख़त्म हो रही हैं। तो देखिए ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होंगी और बढ़ते हुए जाएंगी और लास्ट यहाँ पे जाके स्ट्रिप्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग हुई, इस जगह कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, ओरिजिन है, इस जगह कोऑर्डिनेट होंगे a,0, रेडियस a है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई, तो a,0। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,a,
इस जगह के -a,0 और यहाँ के 0, -a। तो हमें ज़रूरत है अभी केवल यहाँ से यहाँ तक की स्टेप्स के लिए। तो 0 से स्टार्ट होंगी स्टेप्स और लास्ट कहाँ जाके ख़त्म हो जाएंगी, a पर। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से a तक। ठीक है, स्टेप 0 से स्टार्ट हुई और x पर देखो कितनी डिस्टेंस चलती गई, a तक डिस्टेंस कवर की उन्होंने। तो 0 से लेके a तक की सारी स्टेप्स को क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया सबको। और ये क्या दे देगा आपको, एरिया इस पार्ट का। ठीक है, तो अब ऐसे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, चारों सिमेट्रिक है ना, इस वजह से यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपको एरिया निकाल के दे देगा। देखो तो 4 इंटीग्रेशन 0 से a, y की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या निकलेगी, y इक्वल टू √a² माइनस x², √a² माइनस x²। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने जा रहा है वो इसी फॉर्मूले का होने जा रहा है, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है इसका x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो अब यहाँ देखिए सेम यही 4, अब इसका इंटीग्रेट किया हमने तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। डेफिनेट इंटीग्रल है तो c कांस्टेंट नहीं लगेगा और लिमिट लग गई आपकी 0 से लेके a तक। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 0 से a लिमिट लग गई, पुट करिए 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगा। देखिए अगर मैं a पुट करूँगा यहाँ पर तो a² ये हो जाएगा 0, a² माइनस a² 0, और यहाँ a पुट करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, यानी कि ये आ गया a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करता हूँ मैं, 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखो 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, ये कैंसिल, यानी 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4 इंटू a²/2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। देखिए 2 से 2 2 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, πa²। ठीक है, यही इस सर्किल का क्या होगा, एरिया। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर a रेडियस होगी तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², तो r की वैल्यू a हो गई तो πa²। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सर्किल का, किसी भी इलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अगर एरिया किसी कर्व और किसी लाइन से रिलेटेड हो, एक कर्व और एक लाइन। ये तो सिंपल कर्व का बता रहा था मैं अभी तक आपको, अब एक कर्व दिया हो, एक लाइन दी हो, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ पहले मैं उससे, कि अगर मान लो बाई चांस कर्व इस टाइप से आ जाता है, जैसे आपका कर्व ये नीचे है और ये ऑर्डिनेट हो गई, ये x = a, ये x = b, और ये कर्व हो गया आपका y = fx। ठीक है, अब आपको इस कर्व का एरिया निकालना है, अंडर में जो आएगा ये। ठीक है, अभी तक जो था वो ऊपर आ रहा था, आपने देखा था, तो आपको पता था कि ऊपर के साइड में y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये x एक्सिस, x के एबव जो है वो सब y पॉजिटिव, x के बिलो जो जाएंगे आप तो y कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एरिया यहाँ निकालेंगे तो वही तरीका यूज़ होगा, एरिया तो उसी तरीके से निकलेगा, इंटीग्रेशन a से b, स्टेप्स a से b तक ही हैं, वही वर्टिकल आपने स्ट्रिप ली, वही तरीका यूज़ होगा। स्ट्रिप ले लिया आपने वर्टिकल, वही इसकी विड्थ को dx मान लिया आपने, ये y हो गया, तो y इंटू dx, a से b लिमिट हो गई। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो यहाँ पर कर्व नीचे चला गया तो ये एरिया नेगेटिव निकलेगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉडुलस, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ना, तो इसलिए इस कर्व का एरिया निकालने के बाद उस पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, मॉडुलस, जिससे एरिया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं उस टॉपिक को कि कर्व और अगर एक लाइन दी हुई है स्ट्रेट तो उसके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए चलिए, जैसे मान लो एक इक्वेशन दी हुई है y² = x, ठीक है, और एक लाइन दी हुई है x = 2 जैसे मान लो। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इन कर्व से रिलेटेड एरिया निकालिए बीच का, तो देखिए सबसे पहले y² = x,
ये पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो ये इस टाइप का कर्व मिलेगा आपको। कर्व एकदम परफेक्ट नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कर्व की ज़रूरत है हमें, ज़रूरी नहीं है परफेक्ट कर्व हो। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब y के पैरेलल लाइन 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, जैसे 1 या 2 ऐसे करके, यानी कि ये कहाँ से होके निकलेगी, 2,0 से होके। ठीक है, ये कर्व, सबसे पहले कर्व ड्रॉ होना चाहिए परफेक्ट, एकदम सही। कर्व ड्रॉ हो गया, अब आपको इससे बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस एरिया को, देखिए वही तरीका यूज़ करेंगे। एक स्ट्रिप ले लेते हैं हम, जैसे मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली है, ठीक है। अब आप देखिए मैं ऊपर का एरिया निकाल लेता हूँ, सिमेट्रिक होता है वो, तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक लाइन का काम करेगी, तो ये जैसा ऊपर एरिया होगा सेम नीचे होगा, तो इसलिए मैं इस पार्ट का एरिया निकाल के उसको ट्वाइस कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो ये वही विड्थ को क्या मान लिया, dx, ये क्या हो गया y, तो इंटीग्रेशन y dx, y इंटू डी एक्स, एक स्ट्रिप का एरिया, उसको इंटीग्रेट किया। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, देखिए स्ट्रिप्स यहाँ से स्टार्ट होंगी ऑरिजिन से, ऐसे करके चलती ही जाएंगी, लास्ट में स्ट्रिप कहाँ ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ जाके, यानी कि 2 पर जाके, तो 0 से लेके 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट पुट हो गई, अब एरिया क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस, क्योंकि ये एरिया केवल इसका निकल के आएगा, आप ट्वाइस कर दोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा आपको कंबाइंड, ठीक है ना। तो आप देखिए 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 y की वैल्यू देखिए, अब यहाँ से पुट करिए √x dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3, और लिमिट लग गई 0 से 2 तक, ठीक है। अब देखिए 2/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 2 या 4/3 हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2 पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 0, तो 4/3, 2 पावर 3/2 का मतलब हो गया 2√2, ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 4 2 या 8√2/3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका इस कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे एरिया निकालना है आपको, एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, x² + y² इज इक्वल टू, जैसे दे दिया 4, ठीक है, x² + y² इज इक्वल टू 4, ये एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। और एक दिया हुआ है y इक्वल टू x, ये लाइन दी हुई है, जैसे अभी पैराबोला और मैंने लाइन लेके सॉल्व किया था, अब की बार मैंने एक सर्किल की इक्वेशन ले ली और एक y इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन ले ली, और x एक्सिस, ठीक है। इन तीनों कर्व से मिलके जो बाउंडेड पोर्शन होगा उसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, x² + y² इज इक्वल टू 4, तो इसका एरिया निकालेंगे। अगर 4 का मतलब हो गया ये 2 का स्क्वायर, तो ये सर्किल जो बनेगा आपका 2 यूनिट से होकर निकलेगा ऐसे करके, ठीक है। ये सर्किल ड्रॉ हो गया आपका फर्स्ट वाली कर्व का, ठीक है ना। इस जगह की कोऑर्डिनेट क्या हो गया अब इसके अकॉर्डिंग, 2,0, ये हो गया ओरिजिन, ये 0,-2, ये हो गया 0,2, और ये -2,0, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू x, एक रफ फिगर अगर ड्रॉ करना चाहें आप, तो देखिए y और x की वैल्यू 1 पुट की तो y इक्वल टू 1, 2 पुट की तो y इक्वल टू 2, इस तरीके से एक लाइन बनेगी, 1,1, 2,2 इस तरीके से बनती चली जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट रफली पुट करके देख सकते हैं, इस टाइप से लाइन जाएगी, ठीक है। परफेक्ट फिगर्स की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नॉर्मल रफ फिगर पता लग जाए आपको कि इस टाइप का फिगर ड्रॉ होगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस ये रहा, तो इन तीनों से मिलके पोर्शन जो बना वो ये पोर्शन बन जाएगा, ये इसका एरिया निकालना है, देखा ना। कर्व परफेक्ट ड्रॉ हो गया। अब पता करिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लिमिट्स के लिए, ठीक है ना, फिर स्टेप लेके बस एरिया निकाल देंगे। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ ये लाइन इस सर्किल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए आप, हमें पता लग जाना चाहिए कि दोनों कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर y इक्वल टू क्या है x, ये इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए y की वैल्यू,
दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो y इक्वल टू एक्स यहाँ पुट किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी x पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, ठीक है ना। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट टू। y भी x के बराबर था तो जो वैल्यू x की आई है वही y की होंगी। तो इस जगह की कोऑर्डिनेट क्या हो गई आपके √2, नीचे इंटरसेक्ट करेगा तो इस जगह भी कोऑर्डिनेट होंगे -√2, पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो केवल ये एरिया निकालना था, ठीक है ना। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए केवल मैंने सॉल्व किया था। अब आप देखिए, आपको ये एरिया निकालना था, देखिए ठीक है ना। ये एरिया कैसे पता लगा आपको कि सर्किल ये y इक्वल टू एक्स लाइन और x एक्स के एबव पार्ट जो होगा उसका एरिया निकालना था, ठीक। अब आप देखिए, अगर मैंने स्ट्रिप ले ली वर्टिकल ऐसे करके, अब मैं इंटीग्रेट करना अगर स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ देखिए कि ये जो स्ट्रिप है हमारी वो उसकी ब्रेड्थ तो हो गई dx, लेकिन अगर आप y मानेंगे तो अब यहाँ पर दो कर्व हैं, लाइन भी है और सर्किल भी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो स्ट्रिप है वो कौन से कर्व को टच कर रही है। तो देखिए, हमारी जो लाइन है वो टच कर रही है किसको, ऊपर स्ट्रेट लाइन जो जा रही है इसको टच कर रही है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर स्ट्रिप्स को, तो यहाँ तक तो ये सारी स्ट्रिप्स लाइन को टच कर रही हैं, दिख रही है ना। यहाँ से और स्ट्रिप्स जाएंगी इंटीग्रेट होते हुए तो यहाँ तक तो ये लाइन को टच करेंगी स्ट्रिप्स। और जैसे ही आप इससे आगे की कोई स्ट्रिप लोगे, जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रिप ले ली, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप मैंने बाद में ली है तो आप देखेंगे कि इस वाली स्ट्रिप का कोई भी रिलेशन यानी कि कोई भी पार्ट लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इस लाइन से कोई रिलेशन नहीं रहा है इसका, ये किसको टच कर रही है, ये इस सर्किल को टच कर रही है। तो इसमें जो y वाली वैल्यू यूज़ होगी वो सर्किल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जैसे पहले मैं इसको पार्ट को एरिया निकालें, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने इसको, क्योंकि इस साइड की स्ट्रिप्स लाइन को टच कर रही हैं तो मैंने इसको अलग कर लिया, यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया इससे सीधे, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया इस जगह पर, ठीक। मैं पहले एरिया निकाल रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल का, इसको मैंने नाम दे दिया बी और इसको दे दिया सी। OAB ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है ना। तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो पहले OAB का एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB और प्लस फिर इसका निकाल दूंगा मैं ACBA, एरिया ऑफ ACBA। दोनों एरिया को प्लस कर दूंगा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ जाएगा। यही तो होगा ना, इस पार्ट का एरिया अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो OAB का एरिया निकालते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन, अब देखिए स्टेप्स आपने वही y इंटू dx और ये क्या हो गया y1 लिख लीजिए इसमें। क्यों, क्योंकि आपने दो स्ट्रिप अलग अलग जगह लेंगे ना, तो इस वाली स्ट्रिप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको y1 लिख लीजिए, y1 इंटू dx, इसको मैंने y1 मान लिया है, इस लेंथ को मैं y2 मानूंगा, ठीक है ना। तो y1 इंटू dx। अब लिमिट देखिए कहाँ से स्टार्ट होंगी स्ट्रिप्स के लिए, 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ जाके ख़त्म होंगी, √2 पे। देखिए यहाँ के कोऑर्डिनेट √2 थे, तो ये B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे √2, 0। तो x पे चली गई डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट कहाँ √2 पे जाके ख़त्म हो जाएगी, तो 0 से लेके √2 तक, ठीक है। प्लस अब एरिया निकालेंगे ACBA इस वाले पार्ट का। तो यहाँ देखिए जो स्ट्रिप्स हैं वो किसको टच कर रही हैं, सर्किल को। तो अब y2 इंटीग्रेशन y2 dx, स्ट्रिप तो वही रेक्टेंगुलर है तो y2 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को वही dx मानेंगे, तो y2 इंटू dx। अब लिमिट क्या यूज़ होगी, देखिए अब जो स्ट्रिप्स हैं वो इससे आगे होंगी, √2 से स्टार्ट होंगी और लास्ट कहाँ जाके ख़त्म होंगी, 2 पर। तो √2 से लेकर 2 तक, √2 से और 2 पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। अब एरिया निकाल लीजिए, इजी है। देखो वैल्यू पुट करिए, 0 से √2, y1 की वैल्यू ये y1, ये किसको टच कर रही है, देखो लाइन को, लाइन में से देखो y की वैल्यू क्या है x, ये वाला यूज़ होगा,
एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन √2 से 2 y2 का मतलब यहाँ किसको टच कर रही है ऊपर, ये y2 है ना, इस वाले पार्ट में स्ट्रिप्स का रिलेशन किसके साथ है, सर्किल के साथ। तो सर्किल में से ये हो गया √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ही वही फॉर्मूला आ गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप किसी भी टाइप के कर्व और लाइन से रिलेटेड एरिया को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपने नोटिस किया कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कर्व ड्रॉ करना, लिमिट्स का पता लगाना और स्ट्रिप किस तरीके से ली जाएंगी वो समझना। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें बस ध्यान रखिए, पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। अब मैं आपको कुछ कर्व ड्रॉ करना सिखा देता हूँ, क्योंकि 11वीं क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन में कर्व के बारे में पढ़ा था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल थोड़ा रफली आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, जिससे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, देखते हैं कर्व के बारे में। अब पहले मैं आपको बताता हूँ सर्किल के बारे में, कॉनिक सेक्शन में सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। सर्किल के बारे में देखा होगा आपने, इक्वेशन जो होती है x² + y² = a² या r² टाइप की होगी, तो उसका सर्किल जो होता है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे होता है, इस टाइप की कर्व की इक्वेशन का। ठीक है ना, अगर मैं इसका ओरिजिन पे से शिफ्ट कर दूं सेंटर, यहाँ तो ओरिजिन पे था, अगर मैंने शिफ्ट कर दिया h, k पर, अगर मैंने सेंटर को कहाँ शिफ्ट कर दिया h, k पर, तो सर्किल का जो रफ फिगर होगा वो इस टाइप से होगा कि उसका सेंटर जो है ना वो h, k पे शिफ्ट हो गया। तो जैसे मान लो h, k यहाँ है तो उसका सर्किल उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, h, k, तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप से आती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r² या a², इस टाइप से। तो उसकी रेडियस क्या होगी, a। ठीक है, ये सर्किल कहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है h और k के ऊपर। ठीक है, और इक्वेशन किस टाइप से आती हैं और आ सकती है, अगर किसी सर्किल की इक्वेशन इस टाइप की आती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y² = a², तो ऐसे सर्किल जो हैं वो देखिए h, 0 टाइप का होगा। देखो k की वैल्यू 0 हो गई ना, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, h, 0 पर, तो h, 0 मतलब x एक्सिस पर, इस टाइप का कोई सर्किल बनेगा। ठीक है ना, और अगर इसमें इस टाइप से होता x² प्लस y - h का होल स्क्वायर = a², या y - k लिख देता हूँ, y - k का होल स्क्वायर = a², तो वही चेंज हो गया, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 0, h, तो जो फिगर ड्रॉ होगा फिर इसका देखिए 0, h, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो जैसे इस एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, तो इस टाइप का सर्किल आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने रफ फिगर बता दिया आपको सर्किल। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, k टाइप से, k लिया है ना, यहाँ पर कांस्टेंट है वो, तो वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, k ले लिया। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं एलिप्स के बारे में अब। ठीक है, देखिए एलिप्स की जो इक्वेशन आएगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो ये जो एलिप्स होता है वो इस फॉर्म में होता है। ये मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई a, पूरा मेजर एक्सिस हो गया 2a लेंथ का। ठीक है ना, ये माइनर एक्सिस होता है तो सेमी माइनर हो गया b, पूरा मेजर माइनर एक्सिस हो गया 2b। तो इस जगह के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a, 0, इस जगह के कोऑर्डिनेट हो गए 0, b, यहाँ -a, 0 और नीचे हो गए 0, -b। ठीक है ना, इससे लिमिट्स मिल जाती हैं और आप कर्व ड्रॉ करके एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा इस टाइप का भी कर्व आ जाता है कि x² / b² प्लस y² / a² = 1। ठीक है ना, अगर मेजर एक्सिस शिफ्ट हो जाता है इस टाइप से, ठीक है ना, फिर इलिप्स जो है वो इस टाइप से ड्रॉ होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस ये अब काम करेगा y एक्सिस, मेजर एक्सिस पे, मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो ये। ठीक है ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट 0, a, ये हो गया 0, -a, ये हो गया b, 0 और ये -b, 0। ठीक है ना, इस टाइप के हैं। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए, फोकस जो है F1 और F2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो c, 0, यहाँ पर फोकस y पे चला जाएगा तो इसलिए 0, c टाइप से हो जाएंगे। ठीक है ना,
और लेटस रेक्टम के बारे में बात करें तो लेटस रेक्टम क्या होता है, ये मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसको। लेटस रेक्टम का मतलब होता है फोकस से होकर एक परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर कॉर्ड कहते हैं, एक कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो किस पर, एक्सिस पर, और फोकस से होकर जाए, तो फिर इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ जो होती है वो 2b² a, लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² a होती है। ऐसे यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी यही वही 2b² a यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना, सेम वही होता है दोनों में। अब देख लिए एलिप्स के बाद हम देख लेते हैं पैराबोला की इक्वेशंस के बारे में, ठीक है ना। अब बताते हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला में इक्वेशंस जो होती हैं y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay टाइप की इक्वेशंस के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो y² = 4ax टाइप का जो पैराबोला होता है, देखो आप y की कैसी भी वैल्यू पुट करो, चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, आपको x कैसा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होता है, राइट साइड में, तो यानी कर्व इस टाइप का आएगा, ठीक है। इसमें पैराबोला किस टाइप का आएगा, अब इसमें देखिए आप x की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, यहाँ y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करिए चाहे नेगेटिव पुट करिए, तो x हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। और नेगेटिव किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो ये कर्व इस टाइप का मिलेगा आपको। x² = 4ay, ये कैसा मिलेगा, देखिए x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका पैराबोला इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। वैल्यू x की पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, स्क्वायर हो गया वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो y अपवार्ड पॉजिटिव होता है। और इसमें y नेगेटिव आएगा, इसलिए ये डाउनवर्ड चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसमें फोकस, ये तो हो गया इसका वर्टेक्स, और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, ठीक है ना। इसकी लेटस रेक्टम भी वही है, ये इसकी लेटस रेक्टम होगी, फोकस से होकर जाए और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। इसकी जो लेंथ होती है इसमें 4a होती है, लेटस रेक्टम की टोटल लेंथ क्या होती है, 4a, 2a ऊपर और 2a नीचे, ठीक है ना, सब में होती है वो इस तरीके से। और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो इसके पैरेलल होगी, अपोजिट साइड में। जितनी डिस्टेंस यहाँ से फोकस की होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की होती है, यानी कि अगर a डिस्टेंस है इधर, तो इधर कितनी हो जाएगी, वही a डिस्टेंस होगी, तो इस जगह कोऑर्डिनेट x = -a इक्वेशन बनेगी इसकी। a डिस्टेंस होगी ना पीछे, तो इसकी y के पैरेलल है, y के पैरेलल x = -a, ठीक है ना। ऐसे ही सब में निकाल सकते हैं आप। ये थोड़ा सा रफ आइडिया था सारे कर्व्स के बारे में। एक कर्व और रह गया हाइपरबोला, और बता देते हैं चलते चलते, ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में। पहले ये इसका इंट्रोडक्शन था आज पूरा, ठीक है ना। चलिए, हाइपरबोला में इक्वेशन आती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म x² a² -y² b² = 1। जैसे एलिप्स में प्लस होता है, हाइपरबोला में माइनस हो जाता है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा रफ, वो बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और y एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस का काम करेगा, ठीक है ना। ये जो y है ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और ये x है जो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। इसके फोकस यहाँ लाई करेंगे, तो f1 f2, ये डिस्टेंस जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो a होती है, ठीक है ना। b कैसे निकलेगा, यहाँ इस तरीके से ऐसे करके, थोड़ा आप परफेक्टली बनाएंगे तो ये टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने यहाँ से और ऐसे करके, तो ये टेंजेंट के हिसाब से जो ऐसे ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो b होती है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसको c, तो ये पूरी मिला के 2c हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से रिलेशन भी होता है a b और c के अंदर में, c² = a² + b², ठीक है। ऐसे इलिप्स में भी होता है, पर इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डिटेल में नहीं जाना है आपको। बस एक कर्व देख लीजिए। थोड़ा एक टाइप के कर्व और आ सकते हैं इसमें, उसमें y² a² -x² b² = 1 आता है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर्व जो है बस थोड़ा सा एक्सिस उसका कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो ट्रांसफर्स एक्सिस था वो y बन जाएगा और कॉन्जुगेट एक्सिस x बन जाएगा। बाकी सब वही है, ये वही a रहेगा, वही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप उसी तरीके से, तो वही डिस्टेंस जो है टेंजेंट वाली, वो यहाँ से यहाँ तक की वो क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। फोकस अब इस पे लाई करेंगे
वाई पर, ठीक है। तो इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर यूज़ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, इस हाइपरबोला का, ठीक है ना। मेनली जो यूज़ है वो पैराबोला, एलिप्स और सर्किल का है, ठीक है ना। तो अगली एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।